विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह अत्यंत रुचिकर विषय है और एक अनिवार्य विषय है। इसमें मैंने पहले दिन बताया था कि 4 खंड या 4 विषयों का यह समूह है: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। हम लोगों ने अभी इसके पहले इतिहास के अध्याय 1 राष्ट्रवाद के उदय के सभी खंडों पर चर्चा की। फिर दूसरे विषय नागरिक शास्त्र या लोकतांत्रिक राजनीति जो पुस्तक है आपके कोर्स में, उसके 2 अध्यायों सत्ता की साझेदारी और संघवाद पर आपसे चर्चा की। अब तीसरा विषय आज उठा रहे हैं भूगोल। भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। भूगोल के अंतर्गत हम लोग पूरे धरातल का न केवल अध्ययन करते हैं, उस पर मानवीय गतिविधियों का भी अध्ययन करते हैं। भूगोल का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आगे की कक्षाओं में अगर आप पृथक विषय के रूप में भूगोल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में कितना उपयोगी है। आपके अध्याय में जो भूगोल की पुस्तक है उसका नाम है समकालीन भारत द्वितीय। समकालीन भारत 1 आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। अब इसका पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। हम पहले अध्याय पर आते हैं। संसाधन क्या है? आप देखें, आपके चारों तरफ परिवेश के बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपके जीवन में उपयोग है और बिना उनके जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। ये संसाधन है। संसाधन को अगर परिभाषित करें तो वे समस्त वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और जिनको प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त है, हमारे लिए उपयोगी भी हैं और उनकी टेक्नोलॉजी भी हमें प्राप्त है और वे सामाजिक, कानूनी और नैतिक दृष्टि से स्वीकारणीय हैं। वे सब संसाधन हैं। संसाधनों का प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त होती, जैसे लकड़ी हमें प्रकृति के पेड़ों से प्राप्त हुई। मानव ने उसमें अपना श्रम मिलाया और उसका फर्नीचर बना दिया, भवन निर्माण में उपयोग कर लिया, उसके वेस्टेज को जड़ाऊ, उसके तो लकड़ी संसाधन प्रकृति से मिला, लेकिन मानव का श्रम उसमें मिला दिया। तो इस प्रकार संसाधनों में, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं में मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसको अपने अनुसार ढालकर संसाधनों का निर्माण करता है। और संसाधन जिस देश के पास जितना ज्यादा है और उसका उपयोग जितना अच्छे ढंग से हो रहा है, वह उतना संपन्न और सुखी है। यही बातें व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से भी लागू होती है। हम अपने दैनिक जीवन में परिश्रम करके, अर्थोपार्जन करके संसाधनों का विकास करने में लगे रहते हैं। एक बात उठती है कि क्या वही जो प्रकृति से संसाधन, तो हमें प्रकृति से ही निःशुल्क प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से सारी वस्तुएं हमें प्रकृति से मिलती हैं, लेकिन मानवीय क्रियाओं का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य स्वयं में एक संसाधन है, मानवीय संसाधन, और मनुष्य प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को अपनी उपयोगिता के अनुसार संसाधनों के रूप में उन्हें परिवर्तित करता है। इसलिए संसाधन में मानवीय क्रिया भी एक प्रमुख रोल अदा करती है। संसाधन जो हैं, इनको 4 प्रकार, कौन कौन से संसाधन, इनका वर्गीकरण 4 प्रकार से मूलभूत रूप से किया जाता है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 जैव अजैव। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो जिनमें जीवन है, वे जैव संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे, जंगली जीव, मानव स्वयं, ये सब जैव संसाधन है। अजैव भी बहुत सारे संसाधन हैं। जल, पहाड़, खनिज, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अजैव संसाधन। दूसरा वर्गीकरण समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का तात्पर्य
कि उसके उपयोग की पुनः प्राप्ति या नहीं, इनको दो प्रकारों में बांटा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका एक बार उपयोग कर लीजिए, पुनः उनका रूप परिवर्तन करके या वो फिर प्रयोग में आ जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जल। जैसे जल, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में जल को इकट्ठा किया, एक झील में इकट्ठा किया और उसको ऊंचाई से बांध से गिराया, टरबाइन चली, टरबाइन के पत्ते पर जल गिरा, टरबाइन चली, उससे बिजली बन गई। आगे फिर वो उस बिजली बन गई, संसाधन का उपयोग हुआ, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। आगे आप उस जल का उपयोग सिंचाई में, पेयजल में, चाहे फिर इकट्ठा करके फिर टरबाइन से गिरा रहे, तो ये एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन। या सौर ऊर्जा, एक बार उपयोग करिए पुनः। पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन। और कुछ संसाधन अनवीकरणीय हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का तात्पर्य जो पेट्रोलियम जिसको कहते हैं, कच्चे तेल के रूप में जमीन के नीचे से हमें प्राप्त होता है, यह वास्तव में, इसको जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं, हालांकि यह बात आपको नीचे की कक्षाओं में बताई गई है, कि जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष हैं जो नीचे दब जाते हैं, उन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। और हजारों करोड़ों वर्ष की क्रियाओं के बाद, रासायनिक क्रिया के बाद, उन्हीं से इस ईंधन का निर्माण हुआ है, इस तेल का निर्माण हुआ है प्रकृति में, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो हमें विभिन्न तेल कूपों में विभिन्न इलाकों में मिलते हैं। इनका एक बार उपयोग, आप पेट्रोल को एक बार कर दीजिए, उपयोग हो, जल गया, फिर उसको दोबारा उपयोग आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार डीजल का, इसी प्रकार ये सारे जीवाश्म उसी के एक पार्ट हैं। या कोयले का, एक बार जला दिया, बहुत कोई कोयला 2 बार जला दिया, लेकिन वो नवीकरणीय नहीं है। ये संसाधन 2 प्रकार के हो गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरे प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर हम कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, वे संसाधन जिन पर आपका स्वयं का स्वामित्व है, वे निजी संसाधन। जैसे आपके घर में उपलब्ध वस्तुएं, आपकी खेती की जमीन, आपका अपना बाग, आपका अपना कुआं, आपका प्राइवेट तालाब, व्यक्तिगत, तमाम लोगों के व्यक्तिगत, ये निजी संसाधन हैं। आप बैठ के अपने घर में अपने निजी संसाधनों की सूची बना सकते हैं, जो आपका घर, आपके बागान। दूसरा संसाधन है सामुदायिक संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन पर समुदाय का स्वामित्व होता है। गांव में चारागाह की जमीन, सौदा का स्थान, नगरों में सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान, ये सब, इन पर समुदाय का स्वामित्व होता है, एक व्यक्ति का नहीं। स्वामित्व के आधार पर निजी, सामुदायिक। तीसरा समुदाय के आधार पर संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। वास्तव में सभी संसाधनों पर राष्ट्र का ही अधिकार है और इससे आप जो है, जो भी चीजें हैं वो राष्ट्र की हैं, किंतु कुछ संसाधनों पर राष्ट्र का सीधा अधिकार होना आवश्यक, जैसे रेल, जैसे नदियां, बहुत सारी चीजें, खाने जो भी हैं देश के अंतर्गत, जो खनिज प्राप्त करने की खाने हैं, वे सब उन पर राष्ट्र का अधिकार है, वो राष्ट्रीय स्वामित्व है उन पर। अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व भी कुछ संसाधनों पर होता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण, किसी भी देश की स्थल सीमा से 200 समुद्री मील से आगे का जो समुद्री भाग है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व का है, किसी एक देश का नहीं। तो वो तो ज्यादा ही न दें, कह दें हमारा है। तो इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर आपको संसाधन 4 प्रकार के हुए, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा प्रकार है संसाधनों के वर्गीकरण का विकास के स्तर के आधार पर। इसमें पहला है संभावी। वे संसाधन जिन्हें खोज तो लिया गया है कि यह है,
संभावना है, लेकिन उसका भी उपयोग प्रौद्योगिकी के या किसी कारण अभाव में अभी नहीं किया जा रहा है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा में बहुत सारी संभावना है, खोजे भी जान भी रहे हैं, लेकिन अभी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये संभावित संसाधन। दूसरा है विकास का विकसित संसाधन। हम खोज भी लिए हैं, जानते भी हैं, प्रौद्योगिकी से उनको निकाल के उनका उपयोग भी करते। विभिन्न खानों से प्राप्त जीवाश्म ईंधन, विभिन्न तेल कूपों से, विभिन्न खानों से प्राप्त पेट्रोल, सोना, लोहा, कोयला अयस्क के रूप में प्राप्त हो, ये सब विकसित संसाधन है। हम जानते हैं, इनका खूब उपयोग, दोहन भी हो रहा है। फिर चौथा विकास का स्तर भंडार। हम जानते तो हैं कि है, लेकिन हम उसका न दोहन करने का, या वह संसाधन है, हम जानते हैं या नहीं जानते, और उसका हम दोहन भी प्रौद्योगिकी के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जल। जल दो तत्वों को मिलकर बना है, आप विज्ञान में पढ़े होंगे। H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बन रहा है। हाइड्रोजन स्वयं में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत, लेकिन हमारे पास जल से हाइड्रोजन को अलग करके और उसको ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करने की अभी तकनीक विकसित नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं। ये भंडार है, भंडार है जल के रूप में, अगर हाइड्रोजन को अलग करके और ऊर्जा के रूप में प्रयोग। और तीसरा है संचित संसाधन। ये भी भंडार का ही भाग है। बहुत सारे इलाकों में संसाधन हैं, संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है भंडार है। इस प्रकार इस अध्याय में हम लोगों ने संसाधन और संसाधनों का वर्गीकरण किया। अगले दिन अगले चैप्टर इसी में संसाधनों पर आगे फिर चर्चा करेंगे। जय।